नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिरकार क्यों डोडा पोस्ट के सरकारी ठेके दोबारा शुरू करने की मांग की जा रही है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि वह कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर बायतू के विधायक हरीश चौधरी और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी आमने सामने हो गए हैं। और अभी सबसे पहले हम उस मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पश्चिमी राजस्थान की धरती से उठकर पूरे प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और समाज को एक बार फिर बहस के केंद्र में लाकर के खड़ा कर दिया है। बायतू क्षेत्र से एक पत्र कई दिनों से वायरल हो रहा है और ये स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाला पत्र मुख्यमंत्री के नाम बताया जा रहा है। और उपखंड अधिकारी बायतू को दिया गया इस पत्र में बहुत कुछ लिखा गया है और इसमें मांग की गई है कि 30 मार्च 2016 से बंद किए गए सरकारी डोडा पोस्ट के ठेकों को दोबारा शुरू किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर 2016 में ऐसा क्या हुआ था कि एक झटके में वर्षों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दी गई और आज 2026 में फिर वही मुद्दा क्यों जिंदा हो रहा है। आपको क्रम से इस पूरी कहानी को समझनी होगी, क्योंकि किसी भी नीति की गणित समझे बिना हम उसका मूल्यांकन है वो नहीं कर सकते। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2014 में एक बड़ा निर्णय लिया था। 1 अप्रैल 2014 से देश भर में डोडा पोस्ट की सार्वजनिक बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और बाद में नशे के आदी लोगों की स्थिति और कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए इसे 2015 तक विस्तार दिया गया था। और यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और मादक पदार्थों के नियंत्रण की प्रतिबद्धताओं के तहत एक लिया गया निर्णय था। डोडा पोस्ट को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी कि NDPS एक्ट के तहत नियंत्रित मादक पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इसकी खेती, परिवहन और भंडारण और बिक्री सब कुछ बड़े और कड़े लाइसेंस और निगरानी के तहत आता है। राजस्थान में वर्षों से सरकारी लाइसेंस प्राप्त ठेकों के माध्यम से इसकी बिक्री होती थी। वर्ष 2016 में इससे पहले पूरे प्रदेश में लगभग 261 सरकारी ठेके संचालित थे, जिनमें से बाड़मेर जिले में करीब 8 ठेके थे जिन पर डोडा पोस्ट की सरकार की निगरानी में वितरण होता था और एक कहूँ कि बंटवारा होता था। उस समय राज्य में वसुंधरा राजे की सरकार थी, यानी भाजपा सरकार थी। जुलाई 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए लाइसेंस रद्द करने और ठेके बंद करने के आदेश दिए। अदालत का तर्क था कि सार्वजनिक बिक्री से युवाओं में लत बढ़ रही है और समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अंततः 1 अप्रैल 2016 से प्रदेश में डोडा पोस्ट की सार्वजनिक बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। उस समय विपक्ष में बैठे नेताओं ने भी इस कदम को सामाजिक हित में बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बताया था और यह कहा गया कि यह निर्णय युवाओं के भविष्य की रक्षा करेगा। लेकिन अब बायतू से वायरल पत्र एक अलग कहानी कहता है और उसमें यह तर्क दिया गया है कि जब तक सरकारी नियंत्रण में डोडा पोस्ट मिलता था तब तक स्थिति नियंत्रित थी और अब प्रतिबंध के बाद अवैध तस्करी बढ़ी है। MD और स्मैक जैसे सिंथेटिक ड्रग्स ने गांव-गांव में पैर पसार दिए हैं। और सवाल यह है कि क्या एक पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने से नशे की समस्या समाप्त हो जाती हैं या वह और खतरनाक रूप में सामने आती हैं। नीति विज्ञान के एक सिद्धांत कहता है कि यदि मांग बनी रहती है और आपूर्ति कानूनी रास्ते से बंद कर दी जाती है तो अवैध बाजार सक्रिय हो जाता है। यही तर्क ठेके को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर के जो कह रहे हैं वे भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि नियंत्रित, लाइसेंस आधारित और सीमित मात्रा में बिक्री से अवैध और घातक ड्रग्स पर अंकुश लगाया जा सकता है। वे ये भी कहते हैं कि डोडा पोस्ट पारंपरिक रूप से कुछ ग्रामीण समुदायों में वर्षों से उपयोग में लिया जा रहा है और इसे अचानक अपराध की श्रेणी में डाल देने से सामाजिक तनाव पैदा हुआ। और दूसरी ओर स्वास्थ्य विशेषज्ञ और नशा मुक्ति अभियान से जुड़े लोग इस तर्क को खारिज करते हैं और उनका कहना है कि डोडा पोस्ट भले ही सिंथेटिक ड्रग्स जितना घातक न दिखे, लेकिन यह भी लत लगाने वाला एक हानिकारक और सनसनीखेज पदार्थ है। इसमें या इससे शारीरिक निर्भरता, मानसिक कमजोरी, आर्थिक बर्बादी और पारिवारिक विघटन होता है। वे पूछते हैं कि क्या हम एक बुराई को रोकने के लिए दूसरी बुराई को वैध कर दें। यह बहस यहीं से सबसे जटिल हो जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क के साथ में खड़े हैं।
हमें यह भी समझना होगा कि एनडीपीएस एक्ट एक केंद्रीय कानून और राज्य सरकार अकेले इसमें ढील नहीं दे सकती। यदि ठेके पुनः खोलने हैं तो केंद्र की सहमति, कानूनी संशोधन और न्यायिक समीक्षा सब आवश्यक होंगे। केवल राजनीतिक घोषणा से यह संभव नहीं है। बाइतू का वायरल पत्र इस मांग को भावात्मक और स्थानीय दृष्टिकोण से उठाता तो है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि प्रतिबंध के बाद युवाओं में सूखे नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, यानी आसपास के इलाकों में तस्करी का मामला बहुत तेजी से बढ़ा है। एमडी, स्मैक और अन्य सिंथेटिक पदार्थों की बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं और प्रतिदिन पकड़ी जा रही है। जैसे कि आपने पहले के एपिसोड में देखा कि हमने बताया कि 5 फैक्ट्रियां बाड़मेर में कुछ ही दिनों के अंदर पकड़ी गई है। सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क सक्रिय हो गए हैं और ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि जब तक पारंपरिक नशा उपलब्ध था तब तक लोग उसी तक सीमित थे, पर अब वे अधिक खतरनाक विकल्पों की ओर मुड़ गए हैं, जिसका भरोसा भी हम नहीं कर सकते। ऐसे विकल्प लोग अपनाने लगे हैं, लेकिन इस तर्क की पुष्टि के लिए ठोस शोध और डेटा की आवश्यकता होती है। केवल अनुभवजन्य कथनों से नीति नहीं बनती। यदि वास्तव में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचार बढ़ा है तो उसका समाधान सख्त प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र की मजबूती और नशा मुक्ति कार्यक्रमों का विस्तार है, न कि किसी अन्य मादक पदार्थों को वैध करना। यह भी सच है कि नशा केवल कानून का विषय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। बेरोजगारी, सामाजिक निराशा, मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की संवेदनशीलता इसे बढ़ावा देती हैं। यदि सरकार ठेके दोबारा खोलती हैं तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बिक्री पूरी तरीके से डिजिटल ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और मात्रा सीमा के साथ में हो, अन्यथा ये फिर से दुरुपयोग का माध्यम बन सकता है। और यदि सरकार ठेके नहीं खोलती है तो उसे ये दिखाना होगा कि वे अवैध ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक और निरंतर कार्रवाई कर रही है। साथ ही व्यापक पुनर्वास केंद्र, परामर्श सेवाएं और जन जागरूक अभियान चला रही है। नीति का गणित यही है कि वह समस्या को समग्र दृष्टि से देखें, केवल राजस्व और राजनीतिक लाभ के आधार पर नहीं। आज जब ये मांग उठ रही है तो सरकार को पारदर्शी संवाद की पहल करनी चाहिए। विशेषज्ञों, डॉक्टरों और समाजशास्त्रियों और अन्य पुलिस अधिकारियों, न्यायविदों और स्थानीय प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बनाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि वर्ष 2016 के बाद नशे की प्रवृत्ति में क्या बदलाव आया है। क्या नशेड़ियों की संख्या घटी है? क्या नशेड़ियों की संख्या बढ़ी है? कौन कौन से नए नशे वर्ष 2016 के बाद इन इलाकों में आया है? सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। ये भी चेक करना चाहिए कि कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितनी जब्ती हुई है, कितने लोग उपचार के लिए पहुँचे हैं। तभी यह तय हो सकेगा कि प्रतिबंध ने लाभ दिया है या अप्रत्याशित दुष्परिणाम उत्पन्न किए हैं। भावात्मक अपील से परे हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि नशा किसी भी रूप में अंततः समाज को कमज़ोर करता है, चाहे वह डोडा पोस्ट हो या एमडी। समाधान किसी एक पदार्थ को चुन लेने से नहीं बल्कि मांग को कम करने से और धीरे धीरे समाप्त करने से, शिक्षा बढ़ाने से और युवाओं को अवसर देने से ही हित में है या इसी में भलाई है। बाइतू से उठी ये आवाज़ केवल एक प्रशासनिक फाइल का मामला नहीं बल्कि उस द्वंद्व का प्रतीक है जिसमें परंपरा और आधुनिक समस्या नीति आमने सामने खड़ी हैं। एक और ग्रामीण समाज की आदतें और आर्थिक तर्क, दूसरी ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। सरकार जो भी निर्णय ले उसे दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखकर लेना होगा, क्योंकि नशे की नीति का असर पीढ़ियों तक पड़ता है। और इस पूरे विवाद का असली गणित यही है कि क्या हम अल्पकालिक समाधान चुनेंगे या दीर्घकालिक सामाजिक सुधार का रास्ता अपनाएंगे। और जब तक इस प्रश्न का उत्तर तथ्यों, शोध और संवेदनशील नेतृत्व के साथ नहीं दिया जाएगा तब तक ये बहस बार बार लौटती रहेगी। इसलिए आज आवश्यकता है स्पष्टता की, पारदर्शिता की और साहसिक निर्णय लेने की, ताकि बात केवल ठेकों की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य की भी है। अब हम दूसरी खबर की ओर लौटते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की उस सियासी चाल की जो दिखने में विकास की फाइल है लेकिन पढ़ने पर राजनीति का पूरा शतरंज खोल देती हैं। कहा जाता है कि राजनीति में न तो दोस्ती स्थायी होती है और न ही दुश्मनी। और बाड़मेर की रेत में इन दिनों जो सियासी लहरें उठ रही हैं वे इसी कहावत को फिर से सच साबित कर रही है, क्योंकि यहाँ दो नाम एक बार फिर से आमने सामने हैं। बाइतू से विधायक हरीश चौधरी और शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी।
दोनों युवा, दोनों आक्रामक और दोनों अपनी अपनी जमीन पर मजबूत। लेकिन इस बार टकराव का मुद्दा बयान नहीं बल्कि विधायक निधि की एक फाइल की कहानी है। और कहानी शुरू होती है उस मंजूरी से जिसमें बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने सिर्फ विधानसभा के गंगाला इलाके के एक स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 6 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। नियम कहता है कि विधायक निधि मुख्यतः अपने क्षेत्र में खर्च की जाती हैं, लेकिन प्रावधान यह भी देता है कि सीमित अंश दूसरे क्षेत्र में दिया जा सकता है। और हरीश चौधरी ने इसी प्रावधान का उपयोग किया। अब सवाल यह है कि ये केवल सद्भावना थी या रणनीति थी, क्योंकि राजनीति में हर कदम केवल कदम नहीं होता, वह संदेश भी होता है और उसके पीछे गणित भी होती हैं। और जब ये खबर आई कि बायतू के विधायक शिव में विकास करा रहे हैं तो राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट तेज हो गई। चर्चा होने लगी कि क्या ये उदारता है या सियासी दस्तक है, क्या ये सहयोग है या फिर एक चुनौती है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले दोनों नेता एक ही मंच पर हंसते मुस्कुराते नजर आए थे, गले मिलते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। लेकिन सियासत में तस्वीरें अक्सर सच नहीं बल्कि क्षणिक समीकरण बताती हैं। और जैसे ही 6 लाख रुपए की मंजूरी की फाइल सार्वजनिक हुई, उसका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी आज पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने आज कहा और एक सवाल भी दागा कि जब बायतू क्षेत्र में कई स्कूलें झोपड़ों में चल रही हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के पास भवन नहीं है, तब अब आप अपने घर को छोड़कर पड़ोसी के घर में ईंट क्यों रखी जा रही है, क्यों रख रहे हैं। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी ये कह रही हैं कि जब आपकी स्कूल और आपके आंगनबाड़ी केंद्र के पास भवन नहीं है तो आप शिव में ये पैसा क्यों दे रही हैं। ये सवाल केवल एक बयान नहीं था बल्कि सीधा राजनीतिक आईना था। भाटी ने कहा कि अगर बायतू में 3-4 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे अस्थायी ढांचे में पढ़ रहे हैं तो पहले वहां विकास होना चाहिए, फिर दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप। और अब ये हस्तक्षेप शब्द ही इस विवाद की असली जड़ है, क्योंकि एक पक्ष इसे सहयोग बता रहा है तो दूसरा इसे दखलंदाजी कह रहा है। और यही राजनीति की खूबी है कि एक ही कदम 2 अर्थ पैदा कर देता है। हरीश चौधरी राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। वे संगठन और सरकार दोनों में अनुभव रखते हैं और वे जानते हैं कि सीमावर्ती जिलों में राजनीतिक जमीन कैसे तैयार की जाती हैं। यदि वे शिव में राशि देते हैं तो ये संदेश जाता है कि हरीश सबके हैं, और ये भी संदेश जाता है कि वे केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं बल्कि व्यापक सोच रखने वाले हैं। लेकिन साथ ही ये भी संदेश जाता है कि वे पड़ोसी क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और यही से वे बिंदु है जहां सियासत गर्म हो जाती है, क्योंकि शिव विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी की अपनी एक अलग पहचान है। वे वहां के विधायक है, वे युवा चेहरा हैं और आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाते हैं और स्थानीय मुद्दों को खुलकर उठाते हैं, चाहे सोलर एनर्जी से संबंधित हो, चाहे और कोई भी हो, चाहे खेजड़ी से संबंधित हो। और ऐसे में कोई भी विधायक वहां विकास का बोर्ड लगाता है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक संवेदनशीलता तो बढ़ेगी। सवाल ये भी है कि क्या ये कदम भविष्य की बड़ी राजनीतिक विषाद का एक हिस्सा है, क्योंकि बाड़मेर की राजनीति केवल स्थानीय नहीं रहती, उसका असर प्रदेश की राजनीति तक जाता है। और बीते कुछ समय से आपने देखा होगा कि बाड़मेर की राजनीति में हर एक महीने में, हर एक पंखवाड़े में उबाल आता जाता है। सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ हर नेता राज्य स्तर तक पहचान बनाना चाहता है और विधायक निधि जैसे छोटे दिखने वाले फैसले भी बड़े संकेत दे जाते हैं। अब बात करते हैं नियमों की, तो विधायक कोष का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों को शीघ्र पूरा करना है और इसमें प्राथमिकता अपने क्षेत्र को दी जाती है। लेकिन प्रावधान ये भी है कि कुछ प्रतिशत राशि अन्य क्षेत्रों में दी जा सकती है यदि वह सार्वजनिक हित से जुड़ा कोई मुद्दा हो। हरीश चौधरी ने उसी प्रावधान का हवाला दिया, लेकिन राजनीति में नियम से ज़्यादा महत्व धारणा का होता है। और धारणा ये बनी है कि ये राशि केवल विकास नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी का पलटवार भी रणनीतिक था। उन्होंने सीधे हमला करने के बजाय विकास के आंकड़ों से सवाल उठाया और उन्होंने अपने बयान में बायतू के उन स्कूलों का जिक्र किया जहां भवन नहीं है, जहां बच्चे अस्थायी ढांचे में पढ़ते हैं, और पूछा कि जब अपने क्षेत्र में ज़रूरतें बाकी हैं तो दूसरे क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्यों हैं। और यह प्रश्न जनता के मन में भी गूंजता है, क्योंकि मतदाता ये देखता है कि उसका प्रतिनिधि पहले उसके गांव का विकास करें और फिर दूसरों का। और अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण करें
तो 3 स्तर सामने आते हैं। पहला स्तर व्यक्तिगत समीकरण का है, जहां दोनों नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की झलक दिखती है, और दूसरा स्तर क्षेत्रीय विस्तार का है, जहां हर नेता अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, और तीसरा स्तर भविष्य की संभावनाओं का है, क्योंकि राजनीति में आज का कदम कल की तैयारी होती है। और यदि हरीश चौधरी शिव में काम कराते हैं तो वहां कुछ मतदाता उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं और एक वसुधैव कुटुंब की पालना उनके दिमाग में सेट हो सकती हैं। और यदि रविंद्र सिंह भाटी इस फैसले पर सवाल उठाते हैं तो वह अपने क्षेत्रीय हितों के रक्षक के रूप में उभरे जाते हैं या उभरते हैं। यानी एक तीर से दोनों अपने अपने निशाना साध रहे हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है कि राजनीति में चाल केवल सामने नहीं बल्कि कई दिशाओं में चलती हैं। और जब जनता के नज़रिए से देखे तो उसे विकास चाहिए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा किस विधायक ने दिया और किस निधि से दिया है। उसे स्कूल का कमरा चाहिए, बच्चों के लिए सुरक्षित भवन चाहिए। लेकिन जब विकास की फाइल राजनीति का मुद्दा बन जाती हैं तो असली बहस है वो पीछे छूट जाती हैं। और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या दोनों नेता मिलकर के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए साझा रणनीति बना सकते हैं, या फिर हर कदम प्रतिस्पर्धा में ही रहेगा। क्योंकि बाड़मेर जैसे जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की ज़रूरतें अभी भी व्यापक है। और यदि विधायक निधि पर भी राजनीतिक रस्साकसी होगी तो फिर विकास की गति प्रभावित हो सकती है। और आज हर कोई यही सवाल पूछता है कि क्या ये विवाद केवल 6 लाख रुपए का है या उससे कहीं बड़ा संकेत। क्या ये आने वाले चुनावी समीकरणों की आहट है, क्या ये स्थानीय नेतृत्व की एक शक्ति परीक्षण है, और या फिर वे केवल एक प्रशासनिक निर्णय को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सच्चाई शायद इन सब के बीच में कहीं खड़ी है, क्योंकि राजनीति में हर कदम बहुस्तरीय होता है। हरीश चौधरी ने नियमों के तहत राशि दी, रविंद्र सिंह भाटी ने जनता के हित का सवाल उठाया। दोनों अपने अपने तर्क में सही नजर आ सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जनता के मन में होगा। वह तय करेगी कि उसे ये कदम उदारता लगा या रणनीतिक लगा, उसे ये सवाल प्रासंगिक लगा या राजनीतिक। और फिलहाल बाड़मेर की रेत में ये सियासी गर्मी जारी है, और ये साफ है कि यहाँ की राजनीति में दोस्ती और प्रतिस्पर्धा साथ साथ चलती हैं। क्योंकि सियासत में केवल हित नहीं होते बल्कि रिश्ते भी होते हैं, और कई बार केवल हित होते हैं और रिश्ते नहीं होते हैं। और यही इस पूरे प्रकरण की असली गणित है। और आज आखिर में हमेशा की तरह आपको जीवन से जुड़ी गहरी बात और छोटी बात बताते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वह है सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि जब दुनिया आपकी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं तो असली आत्मविश्वास पैदा होता है। और याद रखिए कि इंसान की सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है जो भीतर से उठता है, जो किसी तालियों, किसी प्रमोशन और किसी लाइक और किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि बाहरी शोर कभी भी बदल सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ अगर मजबूत हो जाए तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, रास्ता खुद बन जाता है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमें गिराने नहीं बल्कि उठाने की बात करें। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा मिलती हैं वहीं ठहरिए, वहीं बैठिए, वहीं संवाद कीजिए। क्योंकि नकारात्मक लोग केवल आपकी आशंकाओं को बढ़ाते हैं, जबकि सकारात्मक लोग आपके संभावनाओं को जगाते हैं और भीतर ही भीतर ऊर्जा भरने का काम करते हैं। जीवन में संघर्ष आएंगे, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि उस समय आप अपने आप में क्या कहते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर कहेंगे तो दुनिया आपको कमज़ोर मान लेगी, और अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं ठान सकता हूँ, मैं अटल हूँ मेरे जो दृढ़ निश्चय पर, तो परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ने लगेगी और सारी चुनौतियाँ घुटने टिकाने लगेगी। इसीलिए अपने भीतर की ताकत को पहचानिए और खुद के सबसे बड़े समर्थक बनिए। याद रखिए कि जब आप खुद को प्रेरित करना सीख जाते हैं तब आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि तब आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है जो किसी भी हैंडलूम में नहीं मिलती। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।